नमस्कार। रियल एस्टेट की दुनिया में आजकल काफी कुछ हो रहा है। बड़ी बड़ी कीमतों वाली प्रॉपर्टीज हैं तो दूसरी तरफ कुछ जरूरी कानूनी बदलाव भी। आज हमारे पास हाल की कुछ अहम खबरों का कह सकते हैं पूरा ब्यौरा है और हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों को थोड़ा खोलकर समझें, मतलब इनके मायने क्या है, खासकर उनके लिए जो इस सेक्टर पर नजर रखते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो भाई सनटेक रियल्टी के नए अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत इसी से, मतलब धमाकेदार खबर से करें। सनटेक रियल्टी, इन्होंने इमांस नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया है मुंबई और दुबई में जी। और ये कोई ऐसी वैसी लग्जरी नहीं, सीधा अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। अपार्टमेंट्स की कीमतें सुनेंगे तो मतलब होश उड़ जाए। 100 करोड़ से शुरू होकर 500 करोड़ तक। जी हाँ, 500 करोड़, ये आंकड़े ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये खबर तो जैसे आग की तरह फैल गई। 500 करोड़ का एक फ्लैट, सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, आंकड़े तो खैर चौंकाने वाले हैं ही, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ कीमत नहीं है। मतलब ये जो कदम है ना, ये अपने आप में कई गहरे संकेत दे रहा है। पहली बात तो ये कि सनटेक रियल्टी का इस सेगमेंट में आना, वो भी इतने बड़े स्केल पर, सुनने में आ रहा है कि करीब 20,000 करोड़ का पोटेंशियल डेवलपमेंट वैल्यू है। 20,000 करोड़? हाँ, तो ये दिखाता है कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उस बाजार में कितना गहरा भरोसा है। ये सिर्फ कुछ महंगे फ्लैट्स लॉन्च करने जैसा नहीं है, ये उस खास तबके की जो खरीदने की ताकत है और उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पर एक बहुत बड़ा दाव है, समझिए। हाँ, 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट वैल्यू, ये तो मतलब कई छोटी कंपनियों के मार्केट कैप से भी ज्यादा होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डेवलपर का ऐसा बोल्ड मूव है, या ये पूरे लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में जो चल रहा है उसी का हिस्सा है, कोई बड़ा ट्रेंड? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये सिर्फ सनटेक की बात नहीं है, हालांकि उनका स्केल और जो प्राइस ब्रैकेट है वो इसे खास बना देता है, नो डाउट। पर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि इंडिया में, खासकर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ी है। अच्छा, इसके पीछे कई वजूहात हैं। लोगों की वेल्थ बढ़ी है, स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिला है, और शायद एक हद तक जो दुनिया भर में अनिश्चितता है, उसके बीच लोग रियल एस्टेट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह भी देख रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। और दुबई का बाजार तो खैर हमेशा से ग्लोबल वेल्थ के लिए एक तरह का हब रहा ही है। हाँ, तो सनटेक का ये जो मूव है, ये उस ट्रेंड को और पक्का करता है। ये दिखाता है कि डेवलपर्स अब सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि अल्ट्रा लग्जरी पर फोकस कर रहे हैं। मतलब खास सर्विसेज, एक्सक्लूसिव लोकेशंस, एकदम हट के डिजाइन, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए खरीदार हैं और वो खरीदार बड़ी कीमत देने को तैयार भी हैं। तो मतलब एक ऐसा तबका है अमीरों का जो ऐसी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाने को तैयार बैठा है। लेकिन ये बात सोचने वाली है ना कि एक तरफ तो हम 500 करोड़ के फ्लैट्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी के लिए घर खरीदना लगातार मुश्किल ही होता जा रहा है। क्या ये मार्केट में एक तरह का, क्या कहते हैं, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण नहीं दिखा रहा? निश्चित रूप से ये पहलू बहुत अहम है और इस पे हम आखिरी में जरूर लौटेंगे। लेकिन अभी अगर हम बाजार के दूसरे हिस्सों को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है, मतलब मिली जुली सी। सनटेक की इस अल्ट्रा लग्जरी खबर के अलावा बाकी बड़े शहरों के प्रॉपर्टी सेल्स के आंकड़े भी आए हैं हाल में। हाँ, मैंने भी देखे वो आंकड़े। कुछ शहरों में तो बिक्री बढ़ने का अनुमान है, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ ग्रोथ का अनुमान है कहीं 4% तो कहीं 25% तक, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल, खासकर बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर जहां टेक इंडस्ट्री वगैरह काफी मजबूत है। सही कहा। इन शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज है, जॉब्स बढ़ रही हैं, तो जाहिर है रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। देश के दो सबसे बड़े और सबसे पुराने रियल एस्टेट बाजार, मुंबई और पुणे, वहां बिक्री में गिरावट आई है। ये थोड़ा सा चौंकाता है। खासकर मुंबई के लिए तो हमेशा माना जाता है कि डिमांड रहती ही है। पुणे भी बड़ा आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वहाँ बिक्री गिरी क्यों? क्या कीमतें मतलब आसमान पर पहुँच गई हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, कीमतें। मुंबई और पुणे में प्रॉपर्टी रेट्स पहले ही बहुत ऊंचे लेवल पर हैं, तो हो सकता है खरीदारों का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो मिड सेगमेंट वाला है, वो अब या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा
या शायद वेट कर रहा है। दूसरा कारण बेस इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब हो सकता है पिछले साल या उससे पहले बिक्री बहुत ज्यादा हुई हो, तो उसकी तुलना में इस साल गिरावट दिख रही हो। ये स्वाभाविक है। अच्छा, ये भी हो सकता है। तीसरा, ये भी मुमकिन है कि नए लॉन्च कम हुए हों इन शहरों में, या फिर जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह होते हैं उनमें देरी हुई हो। और हाँ, ब्याज दरें भी अभी ऊंची हैं, उसका असर तो होम लोन लेने वालों पर पड़ता ही है। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ नए ग्रोथ वाले शहर जैसे बेंगलोर, हैदराबाद आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जो स्थापित बाजार हैं उनमें कुछ ठहराव या सुस्ती दिख रही है। लेकिन एक बात और सुनने में आ रही है कि इन उतार चढ़ाव के बावजूद मेट्रो शहरों में कुल मिलाकर रियल एस्टेट में रफ्तार मतलब मोमेंटम बना हुआ है। ये कैसे? अगर मुंबई, पुणे जैसे बड़े बाजार नीचे जा रहे हैं तो? यहीं पर आंकड़ों को थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है। एक दिलचस्प बात ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है बिकने वाली यूनिट्स की संख्या, जिसे सेल्स वॉल्यूम कहते हैं, वो मुंबई, पुणे में कम हुई हो, लेकिन सौदों का जो कुल मूल्य है यानी डील वैल्यू, वो शायद उतना कम ना हुआ हो, बल्कि हो सकता बढ़ा भी हो। अच्छा, मतलब ये कि भले कम घर बिके हों, लेकिन जो बिके वो ज्यादा कीमत वाले थे। ओहो, तो शायद जो लग्जरी सेगमेंट है या अपर मिड सेगमेंट है वो अभी भी ठीक कर रहा हो, जबकि जो एंट्री लेवल या एकदम मिड सेगमेंट है उसमें ज्यादा प्रेशर हो। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कम घर बिके पर महंगे वाले बिक गए तो टोटल बिजनेस वैल्यू उतनी नहीं गिरी। और कीमतों का क्या वो अब भी बढ़ती ही जा रही हैं? आंकड़े ये भी इशारा कर रहे हैं कि कीमतों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी हुई है। ऐसा नहीं है कि कीमतें गिर रही हैं, पर जिस तेजी से पहले बढ़ रही थी उसमें थोड़ी नरमी आई है। ये बाजार के लिए एक तरह से ठीक भी है। ये दिखाता है कि बाजार शायद थोड़ा स्टेबल हो रहा है, एक ऐसे लेवल पर आ रहा है जहां खरीदार और बेचने वाले दोनों थोड़ा संतुलन बना सकें। तो कुल मिलाकर मेट्रो शहरों की तस्वीर ये है कि हाँ, मोमेंटम है, लेकिन ये अलग अलग शहरों में और अलग अलग प्राइस सेगमेंट में अलग अलग है। ये कोई एक जैसा बूम नहीं है, थोड़ा मतलब बारीक अंतरों वाला बाजार है अभी। समझ गई। तो ये तो हुई बाजार के खरीदने बेचने और कीमतों की बात। लेकिन रियल एस्टेट सिर्फ लेन देन का मामला तो है नहीं, इसमें कानूनी चीजें भी बहुत होती हैं। और हाल में सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनका इस सेक्टर पे काफी असर पड़ सकता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। पहला बड़ा फैसला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को फ्रॉड के मामलों में, मतलब धोखाधड़ी में, डेवलपर्स और यहाँ तक के बैंकों के खिलाफ भी क्रिमिनल एक्शन लेने की इजाजत दे दी है। पहले इसमें थोड़ी कानूनी उलझन थी, पर अब स्थिति एकदम साफ हो गई है। यानी अगर किसी खरीदार को लगे कि डेवलपर ने धोखा दिया, झूठे वादे किए या पैसों का कुछ हेर फेर किया, तो वो अब सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट या रेड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि क्रिमिनल केस भी कर सकता है और बैंकों को भी इसमें पार्टी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अगर ये साबित होता है कि बैंक भी उस धोखाधड़ी में किसी तरह शामिल थे या उनकी तरफ से लापरवाही हुई, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये घर खरीदारों के हाथ में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, हथियार आ गया है। इससे डेवलपर्स पर और बैंकों पर भी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करने का दबाव यकीनन बढ़ेगा। उन्हें अब ज्यादा सावधान रहना होगा कि वो खरीदारों से क्या वादे कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के फंड्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है घर खरीदारों के लिए। बेचारे अक्सर प्रोजेक्ट्स में देरी या वादे पूरे ना होने से परेशान रहते हैं। और दूसरा बड़ा फैसला आपने कहा नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। हाँ, नोएडा का वो स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट काफी टाइम से विवादों में है। हजारों घर खरीदार हैं जो अपने फ्लैट्स का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ जमीन के आवंटन और दूसरे रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर काफी दिक्कतें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में दखल देते हुए खरीदारों को कुछ राहत देने की बात कही है। शायद पोजेशन दिलाने या उनके हितों को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। पूरी डिटेल्स तो अभी देखनी होंगी, पर यह भी एक संकेत है कि कोर्ट जो प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं उनमें फंसे खरीदारों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। तो इन दोनों फैसलों को अगर हम साथ में देखें तो क्या ये मान सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में अब रेगुलेटरी सख्ती और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक नया दौर शुरू हो रहा है? ऐसा कहना शायद जल्दबाजी ना हो। ये फैसले निश्चित रूप से उस दिशा में एक बड़ा कदम तो है। देखिए, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, उसके आने से पहले एक बड़ा बदलाव तो आया था, लेकिन ये जो कोर्ट के फैसले हैं ये उस फ्रेमवर्क को और मजबूती देते हैं। इनसे डेवलपर्स पर टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा करने, क्वालिटी मेंटेन करने और जो वादे किए हैं उन्हें निभाने का दबाव बढ़ेगा।
बैंकों को भी लोन देते वक्त डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, मतलब वो चल भी पाएगा या नहीं, इसे और ध्यान से देखना होगा। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव असर भी हो सकता है? जैसे क्या डेवलपर्स अब नए प्रोजेक्ट लाने से हिचकेंगे या बैंक लोन देने में ज्यादा सख्ती करेंगे, जिससे शायद सप्लाई पर असर पड़े? हाँ, ये चिंताएं भी अपनी जगह वाजिब हैं। कुछ डेवलपर्स इसे शायद रेगुलेटरी ओवररीच या मतलब जरूरत से ज्यादा सख्ती की तरह देख सकते हैं। हो सकता है कि कंप्लायंस का बोझ बढ़े, जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाए। बैंक भी शायद ज्यादा सावधानी बरतें, जिससे लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाए, खासकर छोटे या नए डेवलपर्स के लिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, मतलब लंबी अवधि में, तो एक ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा जवाबदेह और भरोसेमंद बाजार जो होता है वो सबके हित में होता है। जब खरीदारों का भरोसा बढ़ता है तो डिमांड भी बनी रहती है और सेक्टर की सेहत भी सुधरती है। तो हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएं, लेकिन आखिरकार ये सेक्टर को मजबूत बनाने में ही मदद कर सकता है। बिल्कुल, एक भरोसेमंद बाजार ही तो सस्टेनेबल ग्रोथ की नींव रखता है। तो चलिए अब तक की जो हमने बात की उसको थोड़ा समेट लेते हैं। आज हमने कई अहम चीजों पर बात की। अगर मेन पॉइंट्स देखें तो पहला, सनटेक रियल्टी का वो बड़ा कदम मुंबई और दुबई में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में 100 करोड़ से 500 करोड़ वाले फ्लैट्स, जो दिखाता है कि टॉप एंड बाजार में अभी भी काफी दम है, काफी विश्वास है। दूसरा, बड़े मेट्रो शहरों में प्रॉपर्टी बिक्री के वो मिले जुले ट्रेंड्स। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर तेजी दिखा रहे हैं, जबकि मुंबई, पुणे में थोड़ी सुस्ती। हालांकि जैसा हमने डिस्कस किया, बिकने वाली यूनिट्स कम होने के बाद भी डील वैल्यू शायद ठीक ठाक है और कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हुई है। कुल मिलाकर बाजार चल रहा है, पर एक जैसा नहीं। सही। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के वो हालिया फैसले जो धोखाधड़ी के मामलों में डेवलपर्स और बैंकों के खिलाफ खरीदारों को ज्यादा मजबूत कानूनी अधिकार दे रहे हैं और अटके प्रोजेक्ट्स में भी दखल का संकेत दे रहे हैं। ये पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने की तरफ जरूरी कदम है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद इन खबरों से थोड़ा आगे जाके सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और वो सवाल शायद उसी ध्रुवीकरण से जुड़ा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, है ना? जब हम एक तरफ 500 करोड़ के अपार्टमेंट्स का लॉन्च देख रहे हैं और दूसरी तरफ कई शहरों में बिक्री के आंकड़े, खासकर मिड सेगमेंट में, वो दबाव में है और साथ ही कानूनी सख्ती भी बढ़ रही है। तो क्या हम भविष्य में एक ऐसे रियल एस्टेट बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं जो मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा? एक सिरा होगा जो हद से ज्यादा लग्जरी का होगा, जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा, और दूसरा सिरा आम खरीदार का, जहां घर खरीदना शायद और भी मुश्किल होता जाएगा। और ये जो कानूनी दखल हैं, क्या ये इस खाई को कम करने में मदद करेंगे या फिर कहीं अनजाने में सप्लाई को कम करके इसे और बढ़ा तो नहीं देंगे? ये जो फासला बढ़ रहा है और ये जो रेगुलेशन आ रहे हैं, इनका जो आपस में जटिल रिश्ता बन रहा है, इसका हमारे शहरों और समाज पर क्या असर होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आने वाले वक्त में और गहराई से सोचना होगा। वाकई सोचने वाली बात है कि ये अल्ट्रा लग्जरी बूम सिर्फ एक कोने की कहानी है या ये पूरे बाजार के मिजाज को बदल रहा है, और कानूनी सुरक्षा का सही संतुलन कहाँ बनेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। ये था रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ताजा हलचल पर हमारा विश्लेषण।